नमस्कार, मैं ए विजयसन फिजिक्स एंड मैथ्स कॉन्सेप्ट क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। आज हम साइक्लोट्रॉन पर चर्चा करेंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है, इसका उपयोग क्या है और इसका सिद्धांत, इसकी कार्यविधि, इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आज हम कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है। तो यहाँ पर साइक्लोट्रॉन एक ऐसा युक्ति होता है जिसका उपयोग अल्फा कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आदि कणों को त्वरित कराने में किया जाता है। आदि कणों को त्वरित कराने में किया जाता है, ये चीज क्लियर होना चाहिए। जाता है, मैंने क्या बोला कि साइक्लोट्रॉन वह युक्ति है जिसकी सहायता से या जिसका उपयोग अल्फा कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि कणों को त्वरित कराने में किया जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये तो हमारा साइक्लोट्रॉन हो गया। अब साइक्लोट्रॉन जो होता है इसकी आकृति कैसी होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर साइक्लोट्रॉन में यहाँ पर एक शक्तिशाली चुंबक N और S के बीच में D आकार की तांबे की जो खोखले गोले होते हैं उसको रखा जाता है। ये क्या है, ये शक्तिशाली प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, प्रबल चुंबक है N और S। इसके बीच में तांबे की जो खोखले गोले हैं, इसको जिसकी आकृति डी आकृति की होती है, और डी आकृति होने के कारण इसको डिच कहा जाता है। डी से डिच, और ये डी टाइप का दिखता है यहाँ पर। इसके बीच में गैप होता है और यहाँ पर उसी धनायन स्रोत को रखा जाता है, या बोल सकते हैं धनायन को रखा जाता है। अब यहाँ पर जो डिच होता है, इस डिच से संबंध हम यहाँ पर एक वैद्युत दोलित्र से कर देते हैं, जिसको विद्युत दोलित्र भी कहा जाता है। यहाँ पर इसका संबंध किससे हम करते हैं, विद्युत दोलित्र। विद्युत दोलित्र सब इसका संबंध कर देते हैं। अब यहाँ पर हमको इस चीज को समझना है। यहाँ पर ये मैंने क्या बोला कि एक प्रबल शक्तिशाली चुंबक एरेस है, उसके बीच में डी आकृति के तांबे की खोखले गोले को रखा जाता है, जिसे डिच कहा जाता है, और इस डिच का संबंध हम विद्युत दोलित्र से यहाँ पर ये कर देते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर इसका जो आवृत्ति होती है, दोलित्र की आवृत्ति, हम देख सकते हैं कि 10 से 10 की घात 7 तक ये परिवर्तित हो सकती है। कहाँ तक हो सकती है परिवर्तित? 10 की घात 7 तक परिवर्तित हो सकती है विद्युत दोलित्र की आवृत्ति। तथा यहाँ पर विद्युत दोलित्र के दोनों के मध्य हम 10 की, यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर हम 10 की घात 4 से 10 की घात 5, 10 की घात 4 से 10 की घात 5 ओड तक के आवृत्ति हम लगाते हैं विद्युत क्षेत्र लगाते हैं। अब देखो एक बार फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्या होता है, यहाँ पर N और S प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, या प्रबल चुंबक है, जिसके मध्य तांबे की खोखले गोले डी, जिसकी आकृति होती है, इसको डिच कहा जाता है, उसको रखा जाता है। इसके बीच में गैप होता है, खाली जगह होता है, वहाँ पर आयन स्रोत होता है, जहाँ से आयन उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर ये दोनों डिच का संबंध हम विद्युत दोलित्र से करते हैं, और यहाँ पर जो विद्युत दोलित्र होता है, इसकी आवृत्ति जो होती है 10 की घात 4 से 10 की घात 5 तक का विद्युत क्षेत्र हम यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर हमको जो वोल्टेज मिलता है वो 10 के घात, ये जो आवृत्ति होगी 10 की घात 7 वोल्ट तक की आवृत्ति में परिवर्तित हो जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया हमारा साइक्लोट्रॉन के हो गया। अब होता क्या है, ये जो डिच होता है, इस डिच को यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। ये ऐसा, यहाँ पर हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, N से S की ओर होती है। कहाँ होती है, N से S की ओर। तो जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, N से S की ओर है, तो हम समझ सकते हैं कि ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है।
तो यहाँ पर जो डिश है, ये साइक्लोट्रॉन जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, ये ऐसा है। तो ये किस ओर है, अंदर की ओर है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र किस ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, एन से एस की ओर जा रहा है, एन से एस की ओर जा रहा है। तो इस प्रकार के इसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर ये अंदर की ओर है। तो हमने पढ़ा था जब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होता है तो हम इसको ऐसा क्रॉस करते हैं। ये बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, ये अंदर की ओर है। अब बात आती है कि यहाँ पर जब हम विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, जैसे हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस ओर है, ये अंदर की ओर जा रहा है, धारा हमारे इसमें ऐसा इस प्रकार से धारा ऐसी बह रही है, माना धारा हमारा क्या हो रही है, धारा की दिशा हमारा ये है ऐसा, ये चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि एन से ये अंदर की ओर जा रहा है, तो ये हमको शो करता है चुंबकीय क्षेत्र, ये शो करता है धनावेश की दिशा, और ये शो करता है उस पर लगने वाले बल की दिशा। तो ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। धारा किस ओर बढ़ रही है, इस ओर बढ़ रही है, तो बल कहाँ लगेगा, बल कहाँ लगेगी, इसकी जो बल की जो दिशा होगी, हम बल को हम ये ऐसा कर सकते हैं, ये हमारा बल इस ओर लग रहा है ऐसा, मतलब यहाँ पर जो ये घूमेगी ये इस प्रकार से घूम सकती है। माना ये आवेश है तो खोखले जो प्रेरण होगी, आवेश इस प्रकार से यहाँ पर घूमेगी, क्योंकि बल हमारा अंदर की ओर लग रहा है। बल कहाँ लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है, ठीक है। और ये कहाँ जा रही है, ये ऐसा इस ओर जा रहा है, तो यहाँ पर जो बल लगेगी, बल ऐसा लगेगी इस प्रकार, इस तरफ बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो ये हमारा ये जो यहाँ पर जो धन आवेश है, जो आवेश है, ये आवेश क्या होगी, आवेश सीधा न जाकर ये कहाँ जाएगी, वृत्तीय पथ में ये घूमेगी। तो याद रखते हैं ये अंदर की ओर जा रहा है, करंट इस ओर बह रहा है, करंट इस ओर बह रहा है ऐसा। तो इस प्रकार से क्या होगा, इस पर एक बल कार्य करेंगे और इसको अपने ओर खींचेगी, इस तरफ खींचेगी, तो करंट कहाँ, ये धारा जो होगी इस प्रकार से बहेगी यहाँ पर। अब देखते हैं अब ये होता क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसको ये किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये इसके जो सिद्धांत क्या होता है, साइक्लोट्रॉन, यहाँ पर जब किसी साइक्लोट्रॉन को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसके मध्य चुंबकीय क्षेत्र है। जब किसी साइक्लोट्रॉन को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वहां पर ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र, सपोज ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया, माना ये साइक्लोट्रॉन है, क्या ये साइक्लोट्रॉन। अब देखो हमने इसमें क्या लगाया है, इसमें हमने लगाया है विद्युत दोलित्र का उपयोग किया है ऐसा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, यहाँ से क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन हमने जब पढ़ा है विद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न होता है तो खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। अर्थात जैसे हम बोल सकते हैं कि ये जो धनायन स्रोत है, जब इस धनायन स्रोत की हम बात करेंगे तो जिस पर उच्च ऊर्जा, जिस पर हम क्या करते हैं, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की बमबारी करते हैं, तो बमबारी करने के पश्चात क्या उत्पन्न होता है, धनायन उत्पन्न होता है। याद रखना, यहाँ पर क्या है, ये जो केंद्र है, ये क्या है, केंद्र, और यहाँ पर क्या होता है, सामान्यतः ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम। अब जब इसको हम उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से उसको टकराते हैं, बमबारी कराते हैं, बमबारी कराने के पश्चात क्या होगा, यहाँ पर धनावेश उत्पन्न होगा, धनायन उत्पन्न होगा। अब ये धनायन क्या होता है, अब धनायन यहाँ पर जब उत्पन्न होगा तो याद रखना, यहाँ पर हम इसको दो प्रकार से सेट करते हैं। माने इसको मैं D1 मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, D2 मान लिया, D1 और D2। अब होता क्या है, पहला इसको हम ऋणावेश पर रखते हैं और इसको हम क्या करते हैं, धनावेश पर रखते हैं। अब होता क्या है, जैसे यहाँ पर ड्यूटेरियम को उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों से बमबारी कराई जाती है, बमबारी कराने पर क्या होता है, यहाँ पर धनायन उत्पन्न होता है। तो धनायन किस ओर आएगा, ये D1 की ओर आएगा, क्योंकि धनायन ऋणायन की ओर आएगा, धनायन किस ओर आएगा, ऋणायन की ओर आएगा। तो ये जो धनायन है ये ऋणायन की ओर आता है, मतलब ये D1 में प्रवेश करता है। जैसे ये धनायन या आवेश D1 में प्रवेश करता है तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य हो जाएगी, क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब होता क्या है, जैसे ये धनायन D1 में प्रवेश करता है,
इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है और सिर्फ यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है। क्यों? क्योंकि हमने इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। जब इसको हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो जैसे ये धनायन D1 में प्रवेश करती है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी और सिर्फ यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेगा और जो धनायन को वो वृत्तीय पथ में मोड़ देगा। किसे मोड़ेगा? उसको वृत्तीय पथ में मोड़ जाएगा। जैसे मैंने बताया कि वृत्तीय पथ में ये मुड़ गया। अब होता है क्या, जैसे ये यहाँ से निकलेगा, जैसे D1 से जैसे ये घूमकर इस तरफ आगे निकलना होता है तो इसको हम इस विद्युत दोलित्र को हम इस प्रकार समायोजित करते हैं। इस विद्युत दोलित्र को हम इस प्रकार समायोजित करते हैं जैसे यहाँ से धनायन निकले, ये जो ऋणायन था वो धनायन हो जाएगा और जो धनायन था वो क्या हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा। अब ये जब ऋणायन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो धनायन है इसमें आ जाएगा। इसमें आने के पश्चात फिर ये क्या करेगा, फिर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी क्योंकि खोखले बोले हैं, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेगा और उस धनायन को वृत्तीय पथ में मोड़ देगा। मतलब ये क्या होती है, लगातार चलती रहती है और लगातार चलने के कारण यहाँ पर हम उच्च विभवांतर प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उच्च विभवांतर हम प्राप्त कर सकते हैं। और सिर्फ अकेले नहीं, यहाँ पर याद रखना क्योंकि ये धनायन का स्रोत ड्यूटेरियम होता है और जब इलेक्ट्रॉनों से कंपेयर कराई जाती है तो सिर्फ वहाँ पर एक धनायन उत्पन्न नहीं होता, उसमें बहुत सारे धनायन उत्पन्न होता है और ये जो धनायन क्या होता है इस बीच गैप में आता है, फिर यहाँ गया D1 में प्रवेश किया, जैसे ही बाहर निकला ये माइनस था, अब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और इसके अंदर जो धनायन है एक वृत्तीय पथ में सर्पिलाकार वृत्तीय पथ में वो लगातार उसकी क्या होता है, उसकी त्रिज्या बढ़ती रहेगी और अंत में क्या होता है, यहाँ पर इसके बीच में यहाँ पर एक खिड़की होती है, उस खिड़की के माध्यम से जो धनायन हो बाहर विक्षेपक, जिसको वो बोलते हैं विक्षेपक प्लेट या विक्षेपक खिड़की बोलते हैं, ये आ जाता है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इसके सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर ये कि माना यहाँ पर हमने क्या लिया, इस चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या है हमारा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B है। यहाँ पर धनावेश कितना है, Q है। अब ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है हमारा, V है। इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, V, इसको हम इलेक्ट्रॉन की चार्ज बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना है हमारा, ये V है। अब इसकी समझना, जैसे ये धन आयन, ये आवेश है, जैसे ये धन आयन इसमें प्रवेश करता है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता वो तो रहेगी, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब देखो तो उस समय क्या हो जाएगी, यहाँ पर याद रखना, तब लगने वाला बल क्या हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था कि एक समान, हमने पढ़ा था ना कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लॉरेंज बल कार्य करेगा। कौन सी बल कार्य करेगा, लॉरेंज। क्यों, तो लॉरेंज बल क्या होता है, तो ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित गतिमान आवेश पर कौन सी बल लगता है, लॉरेंज बल लगता है। और यहाँ पर वही है, ये हालांकि यहाँ पर जैसे ये आवेश धनायन अंदर प्रवेश करता है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र समाप्त हो जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ कौन सी क्षेत्र रहता है, चुंबकीय क्षेत्र रहता है। और जो धनायन होता है कौन सी क्षेत्र में वो गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। तो जब कोई धनायन या फिर जब कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो वहाँ पर एक बल लगता है जिसको हम लॉरेंज बल बोलते हैं। और उस लॉरेंज बल के कारण ही वहाँ पर जो धनायन है वो वृत्ताकार पथ में गति करता है। तो याद रखना, जब किसी ये जो धनायन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में किसी धनायन ट्यूब को रखा गया है जिसका चाल कितना V है, तब इस पर लगने वाला बल एक बराबर क्या हो जाएगा, फिर QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा एक बराबर क्या हो जाएगा, फिर QVB। और मैंने बताया कि यहाँ पर जो डिश होता है उसको हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा लंबवत रखते हैं। जो डिश होता है वो क्या होता है, जैसे मैंने बताया ये ऐसा, ये हमारा डिश है तो ये क्या होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा लंबवत होगा। तो याद रखना ये क्या है, ये हमारा ये डिश है और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ये डिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कितने कोण बन रहा है, 90 अंश का। तो हो जाएगी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगी, साइन 90 अंश हो जाएगा। और साइन 90 का मान कितना, एक होता है ना, तो ये एक हो जाएगी, एक हो जाएगा। एक तो हो गया, हमने देखा कि QVB ये क्या है, जब कोई गतिमान आवेश इस डिश के अंदर प्रवेश करता है
विद्युत क्षेत्र की तो शून्य हो जाती है, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है और चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है तो उस पर एक बल लगता है। तो बल कितना लगा, इतना लगा QVB। अब वो जो बल लगता है, बल तो लगेगा, अब ये क्या कि जैसे ही बल लगता है तो ये वृत्ताकार मार्ग में गति करना प्रारंभ करता है। तो याद रखना कि इस धनायन को वृत्ताकार मार्ग में तभी गति करेगा जब वहां पर क्या होगा, अभिकेंद्री बल प्राप्त होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो F होता है, F पे क्या हो जाएगी, अभिकेंद्री बल के बराबर होगा। कौन सी बल के बराबर, अभिकेंद्री बल के बराबर होगा। तभी यहाँ पर जो धनायन है एक वृत्ताकार मार्ग में गति कर सकते हैं। और याद रखना यहाँ पर इस धनायन जो है, इस धनायन को वृत्तीय पथ में गति करने के लिए विकेंद्री बल कहाँ से मिलता है, तो उसको कहाँ से मिलता है, लॉरेंज बल से मिलता है। इसलिए लॉरेंज बल और अभिकेंद्री बल दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम देखते हैं, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर एक चीज और आ गया, इसको समझना है। अब ये जो यहाँ पर जो धनायन है इसकी वेग हमने v माना, कितना माना, v, और ये इसकी त्रिज्या कौन सी पथ में गति कर रही है, r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में गति कर रहा है। किसमें गति कर रहा है, r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में। और मान लेते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, सॉरी ये जो धनायन है इसका द्रव्यमान कितना m है, कितना ये m। अब देखना कि m द्रव्यमान का एक धनायन को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तब वह v चाल से गति करता है, v चाल से गति करता है। अब देखो ये सब चीज इसमें आ गया। अब तो क्या हो जाएगा, F बराबर, F का मान कितना है, QVB बराबर हो जाएगा mv का वर्ग बटे r। mv का वर्ग बटे क्या हो जाएगी, r हो जाएगा। हम यहाँ से r का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो ऐसा कर ले, r को यहाँ ले आते हैं तो क्या जाएगा, r बराबर, तो ये यहाँ नीचे आ जाएगा, बच जाएगा mv का वर्ग बटे QVB। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एक भी कैंसिल, मतलब r इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, mv बटे QV, क्या मिलेगा, mv बटे QV। तो इतना हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार और मैं यहाँ पर इसको बता दे रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये NH प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, ये तांबे की जो खोखले गोले हैं जिसकी आकृति डी है उसको डिच कहा जाता है। इस दोनों डिच का संबंध हम विद्युत धुरी से करते हैं। यहाँ पर जिसकी आवृत्ति 10⁴ से 10⁵ वोल्ट होता है, मैंने बताया। और यहाँ पर एक प्लेट होती है। अब जैसे ही यहाँ पर एक धनायन का स्रोत होता है, सामान्यतः वो ड्यूटेरियम ही होता है। वहाँ पर जैसे हम ये उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों से बमबारी कराते हैं, यहाँ पर धनायन उत्पन्न हो जाता है। और ये धनायन होने के कारण ये जो डिश ये ऋणात्मक विभव पर है और ये धनात्मक विभव पर है। जैसे ये ऋणात्मक विभव पर होता है, D1 ऋणात्मक विभव पर है, तो ये क्या हो जाएगा, जो धनायन RN इसकी ओर आकर्षित हो जाएगा और D1 में प्रवेश करेगा। जैसे D1 में प्रवेश करता है तो क्या होती है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है। और चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है तो जो आवेश होता है वो वहाँ पर एक वृत्ताकार पथ में गति करना प्रारंभ करे, तो उस पर एक बल लगता है। कौन सा बल लगता है, लॉरेंज बल। और जो लॉरेंज बल होगा वो अभिकेंद्री बल के बराबर होगा, तभी कोई भी आवेशित कर वृत्ताकार मार्ग में गति कर सकता है। ये पहला हो गया। अभी हम देखते हैं अब क्या होगा। मान लो हम देखते हैं कि मान लो वो यहाँ पर वो जो डिश है, ये जो हमको जो डिश दिखाई दे रहा है ये अर्धवृत्त है। क्या ये अर्धवृत्त हुआ कि नहीं हुआ, अर्धवृत्त को ये अर्धवृत्त में यहाँ से यहाँ तक जाने में वो क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक एक अर्धवृत्त जो होता है उस अर्धवृत्त तय करने में लगा समय, अर्धवृत्त तय करने में लगा समय। अब तय करने में लगा समय हम देख सकते हैं कि जब ये जो धनायन है यहाँ पर प्रवेश करता है, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना समय लगता है, कितना समय लगता है। तो माना लगा समय हमारा क्या है, टी है। लगा समय क्या है, टी है। हम जानते हैं फार्मूले से चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटे क्या होता है, समय। चाल को हम भी मान लिए, दूरी। अब क्या होता है, ये जो अर्धवृत्त है तो दूरी क्या होती है, तो दूरी उसकी परिधि के बराबर हो जाएगी। दूरी क्या हो जाएगी, उसकी परिधि के बराबर। तो यदि ऐसा पूरा वृत्त होता तो पूरा वृत्त की परिधि कितना होती है, 2πr होती है। अब ये हम किसकी बात करें, आधे की बात करें ऐसा, तो आधे में क्या हो जाएगी, ये भी तो आधा हो जाएगी। तो यहाँ से 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
तो हमको क्या जाएगा, पाई आर मिल जाएगा। पाई आर बटा समय का समय। हमको यहाँ पर क्या चाहिए, टी का मान चाहिए। ये टी को हम ऊपर ले जाएंगे तो टी बराबर क्या बच जाएगा, पाई आर, और भी कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएगा। भी कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको हमारा हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए, और ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर ये सेकंड हो गया। हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी दिग में धनायन को गति करने में लगा समय उसकी चाल और वृत्ति पथ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। उसकी चाल और वृत्ति पथ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। अब कैसे नहीं करता हम देखते हैं यहाँ पर। टी का हो गया टी बराबर पाई का हो गया पाई। आर का मान हमने यहाँ से निकाला है। आर का मान कितने यहाँ पर, ये एम वी बटे क्यू बी, और ये नीचे में क्या है, वी का वी है, हो गया वी का वी। यहाँ से भी और यहाँ से भी कट गया, क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा पाई एम बटे क्यू बी। पाई एम बटे क्या हो जाएगा, क्यू बी हो जाएगा। अब समझ आ गया। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि किसी भी दिग में धनायन को गति करने में लगा समय, ये लगा समय, किसी भी दिग में धनायन, ये जो धनायन है इस दिग में गति करने में उसको जो समय लगता है, दिग में लगा समय, यहाँ पर देखो कहीं आर दिख रहा है क्या, यहाँ पर फार्मूला नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पर कहीं पर भी दिख रहा है, मतलब वो त्रिज्या और उसकी चाल पर निर्भर नहीं करता। उसकी त्रिज्या और चाल पर निर्भर नहीं करता। इसको हमको ध्यान देना है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं कि सोचो, यदि हम इसमें अनुनाद की स्थिति देखें, क्या देखें हम, अनुनाद की स्थिति, तो क्या होता है, इसको मिटा दें। अनुनाद की स्थिति, अनुनाद की स्थिति, ये होता क्या है। अनुनाद की स्थिति के संबंध में हम बात करें तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसे शर्त पर कार्य करता है जो लगाया गई विभवांतर, मतलब विद्युत क्षेत्र। जैसे हमने क्या लगाया था यहाँ पर, दोनों बीच में हमने क्या लगाया था, बीच में हमने यहाँ पर लगाया था विद्युत क्षेत्र लगाया था। क्या लगाया था, विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर यह होता है कि जो साइक्लोट्रॉन होता है या इस शर्त पर कार्य करता है कि लगाया गई विभवांतर अर्थात जो विद्युत क्षेत्र, क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति, विद्युत क्षेत्र की जो आवृत्ति होगी, ये क्या होनी चाहिए, यहाँ पर आवृत्ति जो म्यू होता है, यह धनायन की परिक्रमा की आवृत्ति, समझना। ये क्या हुआ, ये लगाए गए विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति हमने मान लिया न्यू जीरो, मान लिया, क्या मान लिया, न्यू जीरो। अब हम क्या करेंगे, हमने जो विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति लगा दिया, अब यहाँ पर जो बीच में जो धनायन है, जैसे इसके अंदर इंटर करता है, प्रवेश करता है, तो यदि इसकी आवृत्ति, जो धनायन है किसी दिग में उसकी परिक्रमा करने की जो आवृत्ति होगी, परिक्रमा करने की आवृत्ति, अर्थात आवृत्ति में क्या होता है, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या। तो हमने जो विद्युत क्षेत्र के लिए हमने जो विभवांतर लगाया था, इस विद्युत क्षेत्र की जो आवृत्ति न्यू जीरो है, यदि वह इस दिग में परिक्रमा कर रहे धनायन की आवृत्ति के बराबर होती है तो कहलाती है अनुनाद की स्थिति। क्या कहलाएगी, अनुनाद की स्थिति। एक बार और, ये जो विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति था, हमने जो डीज के मध्य जो विभवांतर लगाया था, अर्थात विद्युत क्षेत्र की जो आवृत्ति थी न्यू जीरो है, यदि यह आवृत्ति यहाँ पर इस धनायन जो है इस डिज में परिक्रमा करने की जो आवृत्ति के बराबर हो जाती है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे अनुनाद की स्थिति बोलेंगे। अर्थात हम इसको समझने के इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि न्यू जीरो बराबर न्यू जीरो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हेलो, हाँ बोलो। तो ये क्या है, न्यू जीरो क्या है यहाँ पर, ये विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति है जो हमने विद्युत क्षेत्र लगाया। जब हम विद्युत क्षेत्र लगाया तभी यहाँ से जो क्या था, धनायन था, इसके अंदर इंटर किया। याद रखना, हम विद्युत क्षेत्र नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर धनायन इस तरफ इंटर नहीं करेगा। हम विद्युत क्षेत्र इसलिए लगाते हैं कि ये जो धनायन है इस और इसके अंदर इंटर करे, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो आवृत्ति होगी इस डिज में परिक्रमा करने की आवृत्ति के बराबर हो जाएगी, तब वो क्या कहलाएगी, अनुनाद की स्थिति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अनुनाद की स्थिति कहलाएगी।
अब देखते हैं यहाँ पर, अब सोचो कि जो धनायन है उस धनायन को इस पूरे मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से मतलब दोनों दिग में पूर्ण परिक्रमा करने में लगा समय। ये देखो अब क्या था, हमने क्या आधे कर लिया था। अब सोचो कि यहाँ पर जैसे ये कोई यहाँ से धनायन आता है, इसके अंदर प्रवेश करता है, तो यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक मतलब एक पूर्ण चक्कर में किसी धनायन को डिच के अंदर एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय या एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय, जिसको बोलते हैं आवर्तकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। अब आवर्तकाल क्या होता है, सोचो यहाँ पर इसी चीज को ना, ये क्या था हमारा, ये था हमारा अर्थ। इस डिच के मतलब इस क्या है, ये डिच D1 हो गया, D2 हो गया, इस डिच के अर्धवृत्त तय करने में लगा समय क्या था, पाई एम बटे क्यूब भी था। अब सोचो कि इस पूरे दोनों डिच में मतलब पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्ण चक्कर में, पूर्ण चक्कर के लिए क्या हो जाएगा, डिच में ये हो जाएगा T बराबर हम 2T लिख सकते हैं, क्योंकि एक ये यहाँ से यहाँ तक T समय लेता है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक भी क्या लगेगा, T समय लगेगा। याद रखना कि दोनों डिच के अंदर धनायन जैसे यहाँ से इंटर करता है, तो यहाँ से इंटर करके यहाँ तक निकलता है, तो यहाँ पर जितना समय लगता है तो इसमें इंटर करेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा, दोनों में बराबर समय लगेगा, है ना। डिच छोटा बड़ा वहाँ पर नहीं होगा। तो याद रखना कि मान लो एक पूर्ण मतलब दोनों डिच में इलेक्ट्रॉन को सॉरी धनायन को एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय कितना होगा, तो हो जाएगा T बराबर 2T हो जाएगा। T बराबर क्या हो जाएगा, 2T। और ठीक है, पर आवर्तकाल है, हमने पढ़ा है कि किसी भी धनायन को एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय को हम क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलेंगे। तो ये ठीक है, रियल में ये आवर्तकाल है। क्या ये आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और T का मान क्या है यहाँ पर, T का मान यहाँ पर ये पाई एम बटे क्यूबी, पाई एम बटे क्या हो जाएंगे, क्यूबी हो जाएगा। अब हमने ये देख लिया। अब हमने पढ़ा कि उसकी जो आवृत्ति होती है हमेशा आवर्तकाल की उल्टा होती है। किसकी उल्टा होती है, आवर्तकाल की। तो हम माना हमने आवृत्ति कितना मान लिया, माना हमने न्यू मान लिया आवृत्ति, तो क्या हो जाएगा 1/आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल, आवर्तकाल उल्टा हो जाएगी। ये न्यू का हो गया, न्यू हो जाएगा बराबर 1 का हो जाएगा 1, और टी का मान कितना है यहाँ पर 2 पाई एम बटे क्यूबी। ठीक है, तो उल्टा सीधा उल्टा बोलता है ना, सीधा ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा क्यूबी बटे 2 पाई एम, टी बटे क्या हो जाएगा 2 पाई एम। तो यहाँ पर यदि हम और समझने का प्रयास करें यहाँ पर, तो न्यू भी का मान क्या हो जाएगा, न्यू का मान, न्यू जीरो का मान क्या हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा वहां पर यहाँ पर, क्योंकि हमें क्या पढ़ा है, न्यू जीरो का हमने न्यू पढ़ा है ना। तो यहाँ पर न्यू जीरो का मान भी कितना हो जाएगा पर ये हो जाएगा QB/2 पाई ये हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति या चुंबकीय अनुनादी आवृत्ति। ये क्या कहता है, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति या चुंबकीय अनुनादी आवृत्ति। चुंबकीय अनुनादी आवृत्ति करने का तात्पर्य है क्योंकि सिर्फ उसके अंदर क्या कार्य करता है, चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है, वहां पर विद्युत क्षेत्र तो खत्म हो जाता है। जैसे धनायन अंदर प्रवेश किया, विद्युत क्षेत्र समाप्त, क्योंकि खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की क्या होती है, शून्य होती है। ये कहता है साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति, या यहाँ पर हम देखा कि चुंबकीय अनुनादी आवृत्ति भी इसको कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया न्यू जीरो हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि धनायन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी, धनायन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। 29 मिनट। धनायन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, के बराबर हमने पढ़ा था 1/2 mv का वर्ग, 1/2 mv का वर्ग होता है, ये हमने फार्मूला पढ़ा था, है ना। चलो हम जो पूरे पढ़े थे, हमने क्या पढ़ा था, हमने एक बल की बात की थी, और वहां पर क्या हुआ था हमारा, जैसे यहाँ पर हमने देखा था, जैसे ही
ये जो धन आयन है इसके अंदर इंटर करता है, किसी डिस्क में अंदर प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने पर क्या होता है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ही कार्य करता है, विद्युत क्षेत्र समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर एक बल कार्य करता है, कौन सा बल कार्य करता है, लॉरेंट बल कार्य करता है। तो क्या होता है, क्यू बी बराबर क्या हो जाएगा, एम वी का वर्ग बटे आर, एम वी का वर्ग बटे आर। अब देखो कि धन आयन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है, अधिकतम क्या है, अधिकतम गतिज ऊर्जा है। तो उस इसी स्थिति में क्या हो जाएगी, माना यहाँ पर जो धन आयन है इसका अधिकतम वेग कौन शो कर सकते हैं, v मैक्सिमम से, किससे, v मैक्सिमम से, क्योंकि उसका द्रव्यमान तो चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। इसका त्रिज्या बढ़ सकती है, तो त्रिज्या माना क्या हो गया, r मैक्सिमम मान लेते हैं, क्योंकि अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले, तो उसकी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी, और उसका वेग भी क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, लेकिन उसका द्रव्यमान में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। इसको लिख सकते हैं q बराबर क्या हो जाएगा, q वही रहेगा m मैक्सिमम ज्यादा v का v क्या हो जाएगा, फिर m v स्क्वायर मैक्सिमम, और हो जाएगा ये r मैक्सिमम। ये बताने के लिए कि हमने मैक्सिमम क्यों किया। अब हम यदि यहाँ पर v का मान ज्ञात करें, किसका मान ज्ञात करें, v का मान ज्ञात करें, तो हम v का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये देखते हैं। तो चलो यहाँ से हम v का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से मैं एक स्टेप ऊपर ले तो फिर समझ आ जाएगा, क्यू बी बराबर एम वी का वर्ग बटे आर, यहाँ से एक भी कैंसल, यहाँ से एक भी कैंसल, बच जाएगा। अब यहाँ क्या हो गया, क्यू बी, और ऊपर में क्या हो गया, एम वी बटे आर, इतना बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या मान चाहिए, v का मान चाहिए, क्या चाहिए हमको, v चाहिए। तो v चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऊपर ले आएंगे, तो हो जाएगा क्यू बी आर बराबर क्या हो जाएगा, एम भी बच जाएगा, मतलब हम इसको गुणा कर सकते हैं, तिरक गुणा करके इस तरह ऊपर में, तो क्यू बी आर बराबर हो जाएगा एम वी बच जाएगा, क्या हो जाएगा एम वी। हमको एम का मान चाहिए, सॉरी वी का मान चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वी बराबर हो जाएगा क्यू बी आर बटे एम, क्यू बी आर बटे एम। क्योंकि अब सोच रहे हो कि यहाँ पर वी का मान हमने क्यों निकाला, वी का मान हमने इसलिए निकाला क्योंकि हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होती है, गतिज ऊर्जा बराबर वही होती है 1/2 एम वी का वर्ग ही होता है, एम वी का वर्ग। तो यहाँ पर हमको वेग चाहिए, वहां पर वेग कितना है, चलो यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया, v बराबर हमने निकाल दिया क्यू बी आर बटे हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पर ये m निकाल दिया, ठीक है। और मैंने भी बताया कि अपन इसको मैक्सिमम कर देते हैं, ये हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, दोनों हमारा क्या हो जाएगा, फिर ये मैक्सिमम हो जाएगा। अब हम जानते हैं पर कि ई मैक्सिमम ये क्या है, ऊर्जा है, ये क्या है, ऊर्जा, ये किसके बराबर होता है, 1/2 एम वी का वर्ग, जिसको भी हम क्या करेंगे, मैक्सिमम कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो जाएगा हमारा 1/2 का 1/2 हो गया, एम का तो एम ही रहेगा, वी का मान हम यहाँ से रख देंगे, वी का मान, तो वी का मान कितना है पर ये क्यू बी आर मैक्सिमम बटा एम का क्या वर्ग, बटे क्या वर्ग हो जाएगा, यानी इसको हल करें तो ये हमारा क्या हो सकता है, हल करने पर ये तो जाएगा हमारा 1/2 एम, इसको क्योंकि वर्ग यहाँ पे पड़ जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर मैक्सिमम, ये मैक्सिमम नहीं लगी वर्ग क्योंकि बता ही रहा है, और बटे एम का वर्ग क्या हो जाएगा, एम का वर्ग हो जाएगा, यहाँ से एक एम, यहाँ से एक एम क्या हो गया, कट गया, बच जाएगा हमारा 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन एम। ये क्या है, ये गतिज ऊर्जा है, इसकी ये क्या है, गतिज ऊर्जा। पूछा जाता है कि उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा हम ये ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो साइक्लोट्रॉन की सहायता से यदि हम इसकी सीमाएं देखें तो साइक्लोट्रॉन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, तो सिर्फ हम धनायन कण, अल्फा कण या न्यूट्रॉन को हम त्वरित करा सकते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन को हम
त्वरित नहीं करा सकते। इसका कारण ये है कि यदि हम इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने का प्रयास करें तो हम उसको हल्की सी ऊर्जा देते हैं, थोड़ी सी हम उसको क्या करेंगे, ऊर्जा देंगे, तो उसकी वेग का बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, जिसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम ऐसे काम को हम त्वरित वहाँ पर नहीं करा सकते। दूसरा में यदि हम देखें तो साइक्लोट्रॉन में जो धरायन होता है उसको एक निश्चित सीमा तक ही त्वरित करा जा सकता है, एक निश्चित सीमा से ज़्यादा त्वरित हम नहीं करा सकते। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर न्यूट्रॉन कण है या इलेक्ट्रॉन है, इसको हम त्वरित नहीं करा सकते। और हम देख सकते हैं इसकी उपयोग क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नए पदार्थों को संश्लेषित करने में कर सकते हैं, रेडियोएक्टिव पदार्थ उत्पन्न करने में कर सकते हैं, ठीक है, पदार्थों के संश्लेषण में कर सकते हैं, और त्वरित ऊर्जा युक्त कणों को प्राप्त करने में कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में ये था कि जब कोई ये धरायन डिच के अंदर प्रवेश करता है, ये जो धरायन है यदि जब ये डिच के अंदर प्रवेश करता है तो ये उच्च ऊर्जा प्राप्त करता है। ये उच्च ऊर्जा प्राप्त करता है तो यहाँ पर क्या होती है, 10⁵ वोल्ट में, कितने में, 10⁵ वोल्ट में ये डिच के अंदर 100 गति करता है। कितना गति करता है, 100 बार गति करता है डिच के अंदर। तो यहाँ पर 100 MeV 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब इसमें 10⁵ वोल्ट लगाएंगे विद्युत क्षेत्र दो डिच के अंदर, तो यहाँ पर जो धरायन होगा, ये जो धरायन इसके अंदर जब गति करेगी तो 100 बार गति करती, एक बार गति करने में 1 मेगा इलेक्ट्रॉन, तो 100 बार गति करने में 100 मेगा इलेक्ट्रॉन, माने पर्याप्त ऊर्जा उसको मिल जाता है। अब होता है क्या, यहाँ पर इस जो डिच होता है, डिच, इस डिच को हमेशा हम क्या करते हैं, इसको एक निर्वात कक्ष में रखा जाता है। कहा रखा जाता है, एक निर्वात कक्ष में रखा जाता है। अब इस निर्वात कक्ष में रखे जाने का कारण ये है कि जब ये लगातार यहाँ पर से धरायन आवेशित होता रहेगा तो यहाँ पर ये वायु के कणों के द्वारा ये अनावेशित न हो जाए। आवेशित जो होता है यहाँ पर, यदि इसको हम खुले में छोड़ दें, ऐसा यहाँ से आवेश उत्पन्न हो रहा है तो आवेश क्या हो जाएगा, ये वायु के कणों के द्वारा वो क्षरण हो जाएगा, वातावरण में चला जाएगा। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक निर्वात में रखते हैं। और जहाँ पर यदि हम देखें इसकी जो क्रम होती है 10⁻⁻6 mm का होता है, पानी जो होती है इसके अंदर जो एटमॉस्फेयर होता है वह निजाम 10⁻⁻6 mm होता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पर जो आवेशित जो कण है ये वायु के कणों के द्वारा बाहर न जाए, इस प्रकार से इसको व्यवस्थित किया जाता है। और इसका उपयोग करके हम जितने भी वोल्ट का चाहे, यदि सब एक में 100 बार गति करता है तो 100 मेगा वोल्ट इलेक्ट्रॉन उत्पन्न से जितना वो गति करेगा। लेकिन याद रखना कि एक जो धरायन है वो बहुत समय तक उसके अंदर गति नहीं कर सकता, वो विक्षेपक प्लेट के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो ठीक, आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे।